डॉक्टर बोला कि भैया इस पे आप खामखा मेहनत कर रहे हो, ये बीमारी डेथ के साथ जाती है। एक मेंटर था, उसने बोला भैया आप इस देश का हर बच्चा रेसलर बन जाएगा अगर आप रेसलर बन गए तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आया था मुझे। 3 साल की डील थी, 2.5 करोड़ रुपए की। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं पैशन के लिए काम करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। कहते हैं सक्सेस उस शख्स की जो आपको इंस्पायर करे। उसी उसकी सक्सेस आपको सुनना, उसकी सक्सेस को, उसकी जर्नी को जानना बहुत पसंद करते हैं आप लोग। हमारे साथ हैं एक ऐसे ही उम्दा इंसान, मल्टी टैलेंटेड इंसान, मतलब रेसलिंग वर्ल्ड में, बल्कि उसके साथ साथ एक्टिंग की दुनिया में, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, बहुत सारे सोशल कॉज में अपने आप को इस तरीके से उन्होंने झोंक दिया है कि वो समाज के लिए, हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बन के वो सामने आए हैं। अ, ऐसी बीमारी से वो बचपन में पीड़ित थे, जिसके बारे में ये कह दिया गया कि भाई ये ज़िंदा रहेगा कि नहीं, ये भी मतलब कुछ फिक्स नहीं था। लेकिन वो उसके बाद अपनी खुद की सेल्फ डिटर्मिनेशन पर, माँ की दुआओं पर, माँ की मेहनत पर वर्ल्ड चैंपियन बने। मेरे साथ हैं संग्राम सिंह भाई, जिनकी ज़िंदगी का संग्राम हर किसी को इंस्पायर करता रहा है। कैसे हैं संग्राम भाई? थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे मिलके और अच्छा होगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इंस्पिरेशन हो आप। बचपन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है आपकी सक्सेस की, आपकी जर्नी की। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। क्या था कि बचपन में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत हम्बल फैमिली से आया। रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था, जिसको बोलते हैं गठियावा बचपन में। जब मैं 3 साल की उम्र में। 3 साढ़े 3 साल का था, तो कभी यहाँ दिखाया, कभी वहाँ दिखाया, कभी कोई बोले कि पेट में कीड़े हो गए हैं, कोई बोलता कि ये हो गया है, तो देसी वैद्य इधर उधर और दिखा। रोहतक के पास में मदीना गांव से हैं आप, तो बहुत वैसे जगह पे वो बहुत नॉलेज रहती भी नहीं है। और एक टाइम ऐसा होता था कि 2 से 3 किलोमीटर के जैसे कोई जाना पड़ता था ना, तो मेरी माँ के पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो मुझे वो 8-10 साल का तब भी गोद में उठा के लेके जाती थी, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। तो ये बीमारी बहुत टफ है, क्योंकि पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे मैं ज्वाइंट में आ गया, हर जगह आ गया। रूमेटिक अर्थराइटिस यानी गठियाबाज, इसको ये 30 तरीके का होता है, डॉक्टर बताते हैं। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, फिर मैं खाना खाने में थोड़ा समर्थ हो गया, यहाँ पे भी वो हो गया, और शरीर पतला हो गया। तो एक टाइम ऐसा आ गया, फिर घर वालों ने इधर उधर से इकट्ठा किया, दिल्ली मुझे दिखाया, तो डॉक्टर बोला कि भैया इस पे आप खामखा मेहनत कर रहे हो, ये बीमारी डेथ के साथ जाती है, और ये तो बहुत कम समय तक ये मतलब इसके चांसेस हैं बचने के। तो मेरी माँ ने हार नहीं मानी, घर वालों ने हार नहीं मानी। वो कहते, डॉक्टर कहते कि इस बीमारी में मसाज मत करो। एक तो पहले मैं समझाता हूँ कि बीमारी क्या होती है। आम वात, यानी कोई भी हम खाना, ऐसा खाना खाते हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारी आंत में कहीं पे वो रह जाता है, और फिर वो सड़ जाता है, ऐसे जैसे कहते हैं ना हवा गैस बनी हुई है, फिर वो सड़ के, और वहाँ पे क्या होता है, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, और वो ब्लैक या रेड हो जाता है। और फिर दवाई देते हैं ना, तो डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं इसके लिए, वो खून पतला हो जाता है, हमें लगता है कि थोड़ा आराम आ गया, मगर वो फिर वो ऐसे हड्डियाँ ऐसे घिस देती है और गैप बन जाता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि लाइफ टाइम ये बीमारी ठीक नहीं होती। मगर मैं कहता हूँ कि बीमारी 200% क्योरेबल है। जी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं थोड़े से दिन जिंदा रहूँगा, और तो भैया 6 महीने साल वो चला गया आगे, मैं अब तक यही हूँ। तो मेरी माँ मुझे दिन में 10 से 12 बार मसाज करती थी, और कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से, नेचुरोपैथी से, इनसे ढेर सारी माँ की मेहनत से, घर वालों की मेहनत से, परमात्मा के उससे मैं ठीक हुआ, खड़ा हुआ, बड़ा। और सब बहुत मजाक उड़ाते थे, जो कहते हैं ना, आई एम देयर फॉर यू, वो आपके साथ होते ही नहीं। वो जो रिलेटिव्स होते हैं, आसपास के रिलेटिव लोग होते हैं, होते हैं। आसपास के होते हैं, तो सब मजाक उड़ाते थे। और मैं बहुत कमज़ोर था, और इतना कमज़ोर था कि सब बच्चों से, जो स्कूल में पढ़ने वालों से, दूसरों से, तीसरों से, सबसे कमज़ोर था। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बार मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती देख ली, दंगल होता था ऐसे ही, और घी वी, दूध दूध भैंस वैंस दिए जाते थे। तो अपनी छत से फिर एक दोस्त को बोला, लेके चल, वो व्हील चेयर ये सब होती नहीं थी, तो ऐसे लिखते हैं कि भाई ऐसे लंगड़ा के लकड़ी के सहारे चलो, या धूप निकलती थी तो मैं ऐसे चलता था जैसे पैरों में जैसे मान लो कांटे चुभ रहे हैं। फिर वहाँ पे पहलवानों दूध मिल रहा, घी मिल रहा,
थोड़े से पैसे मिल रहे, मैंने सोचा काश यार मैं भी रेसलर होता, पहलवान होता। और हर चौपाल में, बैठक में उनके बारे में बात होती थी। तो देखो इज्जत मिलती हरियाणा में थोड़ा सा इज्जत का प्रतीक है, मतलब ये उधर नॉर्थ में। तो मैं बहुत कमज़ोर था, मेरे बड़े भाई साहब वो अखाड़े में जाते थे, तो मैं क्या करता था, इतना कमज़ोर था, मेरे दोस्त को बोला अखाड़े में लेके चल। एक मेंटर था, उसने बोला भाई आप क्या करने आए हो? मैंने कहा जी मैं भी पहलवान बनना चाहता हूँ। उसने उस दिन बहुत पतला सा था मैं, बहुत मेरी बेइज्जती की कि भाई आप खड़े हो गए ना, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप खड़े हो गए तो इस देश का हर बच्चा रेसलर बन जाएगा अगर आप रेसलर बन गए। तो ये तो मेरा अनुभव है। जो नॉर्थ में एग्जांपल होते हैं ना कि वो दीवार की वो मतलब बिल्डिंग कैसी थी, उसके पत्थर बताए थे, ढेर सारे उन्हें एग्जांपल दिए। फिर मैंने कहा जी आपकी नज़र में रेसलर कौन होता है, पहलवान कौन होता है? बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। तो मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, बात तैयारी चल रही हो, तैयारी चल रही है वहाँ पे। तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं दूसरे अखाड़े में गया, दूसरी जगह गया, मैं छिप जाता था पीछे, बहुत कमजोर था, उन सबको दिखता था जैसे मिट्टी में करते थे ना, तो मैं पीछे से करने की कोशिश करता था। किसी ने ऐसे पुश कर दिया तो फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई। फिर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 300 बच्चे वहां पे रेसलिंग स्टार्ट किया, जिन्होंने 300 में से 2 नेशनल खेले और 1 इंटरनेशनल खेला, देश के लिए खेला, वो मैं था। जो सबसे कमजोर बच्चा था वो देश के लिए खेला। मैं सच बताऊं, मैंने कुश्ती से है ना बहुत मोहब्बत की है, प्यार किया है। मैंने कुश्ती स्टार्ट किया ना, मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मुझे पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, वो बचपना था, दूध मिलेगा या ये मिलेगा। मेरे से बहुत बड़े रेसलर थे, हैं और आएंगे, मगर मैंने उससे इतनी मोहब्बत की है कि मैं अब 40s में भी ये कर रहा हूँ। MMA टर्न किया है, फर्स्ट रेसलर बना हूँ इंडियन। तो मैं सब युवाओं को, सबको, जो मेरे छोटे भाई बहन, उनको मैं एक बात कहता हूँ कि भैया आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग करते हो, जर्नलिज्म करते हो, या कुछ भी चीज़ करते हो, आप ब्यूरोक्रेट्स बनते हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन बनते हो, कुछ भी बनते हो, उस चीज़ से ना मोहब्बत करो, प्यार करो। अगर आप उससे प्यार करते हैं ना, तो फिर आपको सक्सेस डिफीट ये कोई होगा, वो होगा नहीं उसका। तो मेरी लाइफ में आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट। सफलता असफलता को मैं नहीं मानता, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। जब आप उससे प्यार करोगे ना, आपको सब मिल जाएगा। अब चाहे आपको मिले ना मिले, हो ना हो, तो मैं इस चीज़ से इतना प्यार करता हूँ कि मैं आज तक बहुत फिट रहता हूँ, क्योंकि मैंने हेल्थ की अहमियत मुझे पता है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आज मैं सुबह से भाग रहा हूँ, नहीं तो 15-20 मिनट रेस्ट करता था, मगर टाइम नहीं मिलता। चाहे खाना मेरा कम रह जाए, एक्सरसाइज करता हूँ। और बाकी चीज़ पता है क्या है कि ये लाइफ में ये चीज़ें क्या होती है, कैसे चलती रहती है, मगर ज़िंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है। ज़िंदगी वो होती है जिसको हम बनाते हैं, कोशिश करके, मेहनत करके। तो मैंने लाइफ में वही, जहाँ पे मिला, जहाँ पे वो किया, तो इसलिए मेहनत की। और आई बिलीव इन हार्ड वर्क। इस बातचीत के दौरान 2 चीज़ें जो मेरे को थोड़ा-सा मेरे मन में आई, वो मैं सवाल पूछता हूँ। पहले तो ये, वो डॉक्टर जिस समय उसने आपके माँ को या फिर आपके घरवालों को बताया कि ये ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह ले, यही बहुत बड़ी बात है। आपके कानों तक वो बात जब पहुँची, उस समय आपकी मनोदशा क्या थी? देखिए जब मैं 7-8 साल का था, उसने बोला इस बच्चे को बाहर बैठा दो। मैं बाहर बैठ गया था और वो मैं सुन रहा था उसकी बातें। तो स्थिति ऐसी थी कि जब आप नेचर कोल के लिए नहीं खड़े हो सकते, आप धूप निकलती थी तो बॉडी हिलती थी, ये सब होता था। क्योंकि वो बड़ी टफ बीमारी है, क्योंकि नेचर कोल के लिए तब बाहर जाना होता था, मतलब जैसे टॉयलेट वगैरह घर में और कहाँ होते थे। तो मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी, मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मैं छोटा सा, मेरी माँ हर रोज मुझे, जब रात को मैं सोता था, एक छोटा सा कमरा होता था हमारा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें एक गाय होती थी हमारी, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, हम सब उसी में सोते थे। कि उसमें, उसी में किचन था, उसी में सब कुछ था, मगर सुकून बहुत था तब। और मेरे फादर साहब आर्मी में थे, एक नॉर्मल सिंपल जॉब पे। तो वो मुझे कहती थी नहीं भैया मेरा बेटा रेसलर बनेगा, बड़ा बनेगा। वो मतलब मसाज करती थी, सारी चीज़ करती थी। तो क्या था कि वो नेवर गिव अप एटीट्यूड। मैंने कभी अगर मान लो हिम्मत हारने की कोशिश की, तो उसने नहीं हारने दी। फिर जो मेरे बड़े भाई थे, उनको इंजरी हो गई, फिर घर में कोई रेसलिंग का नाम ले तो भैया सब ऊपर आते थे कि एक लड़का ठीक था, उसकी हालत हो गई, ये तो ऐसा ही है, इसका तो पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। तो मैं एक बताता हूँ कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मगर एक टैलेंट है कि मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी वो हो जाए, मैं लगा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ।
और जो ज़िंदगी का जो रिजेक्शन है ना, वही मोटिवेशन है। चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता, रेसलर बना जो अपने देश के लिए खेला। फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो तुक्का लगा, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना। जी। फिर अब एमएमए में आया इस एज में, जो क्या होता है कि 20s का स्पोर्ट्स है, मैं 40s में हूँ। सब कह रहे थे पागल आदमी है, बेवकूफ़ है। तो मैं फर्स्ट मेल रेसलर बन गया, और एक पाकिस्तानी उससे मेरी फाइट थी जो मेरे से 18-19 साल छोटा था, जॉर्जिया में मैच था। तो सारे कह रहे थे कि भाई ये बेवकूफ़ हो गया है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, जो डॉक्टर वाली भाषा होती है। फिर उसके बाद वो भी मैं जीता, और रिकॉर्ड टाइम में जीत गया, तुक्का लग गया। हार जीत तो नहीं, अब कोई भी चीज़ करता हूँ तो उन ढेर सारे बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि भाई मैं 40s में कर सकता हूँ, 20s में कर सकते हैं। मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि रूमेटिक अर्थराइटिस ने क्या हुआ, सलाइवा आता था मेरी डाल से। फिर मैं स्पीकर बना इंडियन आर्मी से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला मैं ऑफिशियली मोटिवेशनल स्पीकर था, ब्रांड एम्बेसडर था 2014-15 में। फिर आजकल IIT IIM से लेके बाहर हार्वर्ड तक जाने का मौका मिलता है। आप दिल्ली पुलिस में थे तो कई बार सीनियर आईपीएस से मिलने के लिए आपको टाइम लेना पड़ता था, मिलते नहीं थे। IPS दूर की बात है, वो इंस्पेक्टर ACP से मिलना बड़ा मुश्किल होता था, वो ऐसे वेट करवाते थे। क्योंकि तब मैंने बहुत नॉर्मल रैंक से ज्वाइन किया था, कांस्टेबल से ज्वाइन किया कांस्टेबल था। से ज्वाइन किया था। धीरे धीरे मेडल आता, प्रमोशन की फाइल चल जाती। अब उसका मौका है कि मुझे मौका मिलता है, मैं लबासना जाता हूँ जहाँ पे IAS IPS IRS ट्रेनिंग उनको करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप उनको हम सिखाता हूँ इंस्पायर भाई करते कि हो। हाउ टू लिव लाइफ, और इथिकली आप ऐसे देश चला सकते हैं। आर्मी के लोगों को भी आप ट्रेन करते हो, उनको इंस्पायर करते हो। जी, मैं आर्मी जवानों को तो उनको देख के हम इंस्पायर होते हैं, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको बता देते हैं। बहुत शायद टीवी पे आया, ढेर सारे शो किए, पहले बोलते थे कि इसका एक्सेंट हरियाणवी है, ये है वो है, फिर होस्ट किया, फिल्म करने जा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें वो है। मेरा मानना ये है कि जो ज़िंदगी में जो चीज़ आपके लिए बाधा बनती है ना, मुश्किलें आती, दिक्कत आती है, देखो याद रखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती रहती है। सूर्य आएगा, चांद आएगा, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बारिश आएगी, तो मतलब घूमती रहती है ना, बदलते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, कभी दुख होगा फिर सुख होगा, कभी हानि होगी लाभ होगा, कभी समभाव में रहेंगे, कभी दुख भाव में रहेंगे, कभी अच्छे रहेंगे, कभी नॉर्मल रहेंगे। तो ये सब टेम्परेरी फेज है। जब ये ज़िंदगी परमानेंट नहीं है तो बाकी चीज़ें कहाँ परमानेंट है? जब ये ज़िंदगी टेम्परेरी तो बाकी कहाँ परमानेंट है? सो मैं ये जानता हूँ कि भाई कुछ है नहीं, जाना है, मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। उससे बेहतर आप क्या कलर कर सकते हो, क्या रंग भर सकते हो, आपके ऊपर है। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो मैं बोलता हूँ करता हूँ, जो करता हूँ बोलता हूँ। बिल्कुल। और मैं ना कोई ऐसा पदार्थ इंडोर्स करता कि भैया जिससे यूथ को नुकसान हो या देश को नुकसान हो। मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई मेरा देश महान तो मेरा क्या होगा। ये इंडोर्समेंट से याद आया, एक बार ऐसा भी था कि 800-900 रुपए ही अकाउंट में थे, लेकिन 2.5-3 करोड़ रुपए का आपको ब्रांड इंडोर्समेंट का ऑफर आया और आपने मना कर दिया। क्या कहानी है वो? जी, एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आया था मुझे, मैं ऐसे ही रह रहा था किसी के उस पे, ऐसे ही मतलब किसी दोस्त के उधर रह रहा था, तो वो 3 साल की डील थी 2.5 करोड़ रुपए की। और ये मैं कौन से साल की बात है? ये बात है 2000 आई थिंक 10 के बाद की बात है। तब का 2.5-3 करोड़ आज का सोचिए क्या। तो उसके बाद की बात है, 12-13 पता नहीं कब की, ऐसे ही 13-12-13, तो 13-14 की। तो फिर मैंने बोला कि यार, वो बोले कि भाई करना चाहिए, ये सब है, बहुत होर्डिंग लगेंगे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग बनेगी, ये होगा और वो होगा। तो मैंने बोला यार, अगर मान लो रात को सुकून से सोना, दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। 2 बच्चे फॉलो कर रहे हैं तो उनको जहर पिला रहे हैं, गलत है। फिर वो एरिया मैनेजर था, उसका थोड़ा ईगो हर्ट हो गया, हु यू आर, वी हैव सचिन, धोनी, सलमान, ETC। मैंने कहा भैया सब अपने भाई हैं, वो करेंगे, पैसा घर में रह जाएगा। तो बोला फिर आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा भैया देखो, बात तब थे 920, अब रह गए 610। 3 दिन में दूध और केले में खाता था तब। मैंने कहा खर्च हो गए हैं, और वो भी निकाल के दूंगा, और आप बोले टॉयलेट साफ करना तो वो मैं कर दूंगा। तो फिर उसने थोड़ा सा वो करके फ़ोन करके पटक दिया। वो मुझे 1 साल बाद मिला एक मैराथन में। वो बोला यार मैं इन सबको खरीद लेता हूँ 10-20-50 लाख में। देखो याद रखो, लोग आपकी इज्जत तब तक करेंगे जब तक आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई खरीद नहीं सकता। वो आपका स्वाभिमान हो, आपका ज़मीर हो, आपकी कोई चीज़ हो, तो होना चाहिए ऐसा। तो फिर वो मेरा दोस्त बन गया, या नॉर्मली चीज़ है वो करता रहा। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं पैशन के लिए काम करता हूँ। मेरा ही मानना ये है, और मैं कभी दूसरों के लिए कुछ गलत नहीं बोलता, कभी भी कुछ कहता नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो अपना मूल्यांकन करते हैं वो थोड़े आगे चले जाते हैं। और कहते हैं ना, खूबी खामी सबके अंदर है। हम किसको देखेंगे? तो भगवान राम थे संपूर्ण, तो वो भी नहीं थे। भगवान कृष्ण थे संपूर्ण, तो वो भी नहीं थे।
कोई ना कोई तो इंसान कमियां करता है ना, और हम तो इंसान एक 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 एक, एक अंश मात्र गलतियों इंसान का है। पुलिंदा है हम तो। गलतियों का पुतला है। हम्म, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ठाकुर बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो लाइफ में क्या कि जो चीज़ मिले ना उसको करो, आगे चले जाओ। लेकिन वो आपने ऑफर रिजेक्ट किया क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल सिद्धांत है उसके खिलाफ था। आगे चलकर मिस्टर बच्चन के साथ आप ब्रांड एम्बेसडर बने। मैं बस ऐसा बना कि बच्चन साहब और मैं 2-3 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने कई कई साल, और अब मैं कई लीडिंग कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि क्या है कि जिसमें संयम है ना उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। और आपकी कंपटीशन, आपका मुकाबला, आपकी दौड़ अपने आप तक है, किसी दूसरे के साथ नहीं है। तो याद रखो, ये जरूरी नहीं कि हम बहुत फास्ट भागेंगे तो पहुंच जाएंगे। आप अपने उससे रहो। वो कहते हैं ना कि बहुत से बोलते हैं कि भैया वो सही नहीं है, वो गलत नहीं है। तो मैं तो एक बात बोलता हूँ कि भाई मेरे जैसा एक आदमी, मेरा ही हम नाम, उल्टा सीधा उछले करे मुझे बदनाम। तो इंसान जो दूसरा होता है ना वो सबको सोचता है कि भाई वैसा ही है या वैसा है या वैसा है। गलत कोई नहीं है, सब अलग है। याद रखना, कोई गलत नहीं है, सब अलग है। चाहे कोई, अब मैंने एक प्रिंसिपल बना रखा है फिल्मों में, मैं कोई एक तो नेगेटिव रोल नहीं करता। मैंने कई सुपरस्टार के इसमें जरूर छोड़े आपको हैं। कई ऑफर आए सुपरस्टार्स के ऑपोजिट और नेगेटिव मैं रोल कर एक लिए। छोटे रोल नहीं करता। रोल करो जो नोटेबल है, छोटा है तो, या फिर ढंग का है। पहले पता नहीं था कि क्या होता है। एक बार श्याम बेनेगल साहब के साथ एक मौका मिला था, एक फिल्म करने वाला था मैं। वो फिल्म थी किसी रेसलर की बाइक की जिसने ओलंपिक मेडल जीता था। अनाउंसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो 3 साल मैंने साइन कर लिया कि बाहर के काम नहीं कर सकते। तो श्याम बाबू से बहुत सीखा मैंने। तब मुझे पता चला कि सिनेमा क्या है क्या नहीं है। फिल्म भले ही नहीं हो, फिल्म वो कंप्लीट नहीं हो पाई, मगर वेट घटाया, मैंने मराठी सीखना स्टार्ट कर दिया केडी था। जाधव साहब की, केडी जादव साहब की तो हमारे देश का गौरव है वो। जी जी, मैंने बहुत मेहनत की थी तो उसके आपने लिए। राइट्स भी तो लिए हैं केडी जाधव जी साहब के। मैंने राइट्स लिए थे, और अभी इवन मराठी में नागराज मंजुले जी बना रहे हैं, मैंने उनको राइट्स दिए, और मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, ये राइट्स आपने नागराज जी को दिए हैं? नागराज जी को दिए। अरे वाह। वो मुझे पता चला कि ऐसे मराठी फिल्म बना रहे हैं, उनके वकील ने सबने अप्रोच किया। मैंने कहा यार अगर आप सही बना लेना इस आदमी, क्योंकि नहीं, बहुत अच्छे आदमी को दिया मैं है आपने। कुश्ती से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसको सही बनाना। मराठी बना रहे हैं, मराठी फिल्म बना रहे हैं, पूरा उसके साथ मुझे लगता है कि जस्टिस करेंगे। जस्टिस ही करेंगे। इज ए वेरी गुड पर्सन। फिर मैं मिला उनसे, फिर मैं एक फिल्म करने वाला, मैंने गाना किया भट्ट साहब के साथ में, 2018 में। महेश भट्ट साहब के साथ में। तो क्या था कि मैंने गिटार पकड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो भट्ट साहब बोले कि भैया ये ऐसा है। तो मैं भट्ट साहब से कह रहा, देखो आपका जो अलग है, मेरा थोड़ा अलग है। तो मैं रात में मैंने देखा कि मैं ना टैलेंटेड नहीं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है। तो मैंने रात में सोया नहीं। उस दिन हम शूटिंग कर रहे थे धर्मशाला से थोड़ा पहले, तो मैं रात में सिर्फ मैं 1 घंटा सोया। मैं सुबह तक वो गिटार ढंग से बजा रहा था, कभी जिंदगी में गिटार पकड़ा नहीं, क्योंकि कहाँ वो। तो एक फिल्म करने वाले थे हम, गॉड ऑफ क्रिकेट, उसका अनाउंसमेंट हो गया, कुछ हो गया, तो 1.5 साल वहाँ लगा। मगर मैंने सीखा, क्योंकि उनका जोनर अलग था, श्याम बेनेगल साहब का जोनर अलग था, भट्ट साहब का जोनर अलग था। दोनों बेस्ट है अपने उसमें। तो मेरा मानना ये है कि भैया भले ही कोई बात नहीं, टाइम की बात है, समय की बात है। देखो जो कल रंग थे आज वो दाग है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि भैया आपने कर दिया, आप सक्सेस हो गए, आप आगे बढ़ गए। सक्सेस तो वो है कि आप कितने पीस ऑफ माइंड में हो, कितने आप खुश हो, कितने आपके विचार पॉजिटिव हैं, कितनी आप जिंदगी जीते हो। अब मैंने ढेर सारे ऐसे गरीब देखे जिनके पास पैसे सिवाय कुछ होता ही नहीं। जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक सर्वे आया था, मैं पढ़ के बहुत हैरान था कि 93-94% लोग मेंटल पिल्स पे हैं। मतलब बिल्कुल सही। दिमागी गोलियां खाते, उसमें एक्टर हैं, उसमें डायरेक्टर हैं, उसमें बड़े सारे स्टार्स हैं, उसमें उन्होंने राइटर बात हैं। की। मतलब 94-95% लोग, मतलब 93 से 95 के बीच में से कर रखा था। तो मैं हैरान था। तो क्या होता है जिंदगी में, जो होना है, जिसका आना है वो आता है। कोई हमें सिखा के जाता है, कोई हमारा दोस्त बन जाता है, लेके कोई कुछ नहीं जाता। लेके क्या जाना है, हम कुछ लेके ही नहीं आए। संग्राम भाई, मैं वो आग समझना चाहता हूँ कि एक ऐसा बच्चा जिसको ये बोल दिया है कि उसके अंदर ऐसी बीमारी है, असहनीय पीड़ा जिसको होती है, मतलब ज्वाइंट से लेके जो ऊपर तक जा रहा है, पानी तक जो खुद कल उठा के नहीं पी पा रहा है, माँ जिसको अपने कंधे पर उठा के उसकी पूरी तीमारदारी कर रही है, उसके अंदर वो आग कहाँ से आती है कि मेरे को रेसलर बनना है और वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और फिर वो पूरा भी करके दिखाता है। देखो पता है क्या है कि पता नहीं, मेरे अंदर एक ऐसी चीज है कि मैं सोचता हूँ कि समय को बर्बाद मत करो। समय को
मैं 2 ही काम करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, वर्क या वर्कआउट। वो मैं बचपन का समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आप मैच्योरिटी में आ गए हो। मैं बताता हूँ। वो परमात्मा की समझ थी और वो जुनून वही था। मैं सोता था ना तो मैं ऐसे सोचता था जैसे मैं रेसलर बन गया हूँ, पहलवान बन गया हूँ, या जागता था वो करता था। तो और एक मोहब्बत उसके लिए बेपनाह थी। और मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि वो एक ऐसा जुनून था जिससे मुझे मेरी माँ मुझे प्रेरित करती थी, भाई प्रेरित करता था। आपकी एक माँ ने आपको बहुत आत्मविश्वास दिया है। एक अखाड़े में सतवीर महाराज जी मिले, वो भी पंडित जी। पंडित जी वो मुझे बहुत प्रेरित करते थे। तो इन सब से मिलके वो एक ऐसा बना कॉम्बिनेशन। कुछ परमात्मा की मेहर है कि वो जो करता था मैं उसके पीछे चला जाता था। आज भी मुझे कुछ नहीं पता कि भाई कल क्या करना है, आज क्या करना है, परसों क्या करना है। तो मैं ये इसलिए सब आपके अंदर कोर समझना चाह रहा हूँ। देखो मेरे अंदर क्या है कि बहुत पॉजिटिव चीज है और मैं सोचता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए आया। लिमिटेड टाइम के लिए हम सब आए हैं क्योंकि जिंदगी है ना हमें उस पे मिली है, लीज पे मिली है। हम रजिस्टर करवाने चक्कर में भागते रहते हैं, पता नहीं ये बना लो, वो कर लो और वो कर लो, कि कोई ऐसी चीज छोड़ के जाओ जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसलिए इस सवाल पे एम्फेसाइज कर रहा था, क्योंकि जब आसपास के लोग, रिश्तेदार, जो आप जिस अखाड़े में गए वहाँ का वो व्यक्ति जो सरमाया वो बोल रहा है कि ये खड़ा हो जाए तो मैं समझूंगा कि ये रेसलर बन गया, लोग बुली कर रहे हैं, आपके साथ के बच्चे आपको गिरा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उस बीच से भी आप कैसे इतना हौसला रखते हो और ये सोचते हो कि भाई मेरे को कुश्ती करनी है और ऐसा करना है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, और जिसको देश का प्रधानमंत्री भी पार्लियामेंट में बुला के फिर उसको सबसे मिलवाए और उसकी वहाँ पर वाहवाही हो। देखो मैं सच बताऊं, ये तो परमात्मा की मेहर है। वो चुनता है, जैसे आपको उन्होंने चुना पत्रकारिता के लिए या बाकी चीज़ करने के लिए, मुझे उन्होंने चुन लिया। मुझे खुद नहीं पता कि अगर मान लो एक टाइम होता था, मैं मेरा पुलिस में चल रहा था, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टरी फाइल चल रही थी, मैं सस्पेंड बहुत होता था कि भाई यहाँ चले गए, फिर हो गया, फिर बाल हो गया, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। तो शायद वो सारा सिचुएशन, सारी चीज़ें ऐसी हुई कि कई कारण ऐसे रहे कि उन्होंने वहाँ से ना करके मैं यहाँ पे आया। तो वो जिसको जहाँ पे लेके जाना होता है ना, जहाँ पे पहुँचाना होता है, जहाँ पहुँचना होता है, किसी न किसी कारण से बाय हुक बाय क्रुक, बाय अच्छे बाय बुरे पहुँच जाता है। बस ये है कि उसने एक अच्छी चीज़ दी है कि भैया वो मेरी सोच पॉजिटिव रखी है, दिमाग पॉजिटिव रखा है। और मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया हमें नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना, फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या है क्या कुछ है। अब मैं देखता हूँ जो ढेर सारे युवा बच्चों को देखता हूँ, बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिव है, मगर छोटी सी बात होती है गिव कर देते हैं या वो करते हैं। मैंने तो वो टाइम देखा है कि मेरे पास सुबह खाना नहीं होता था, मैं 50 रुपए के लिए बुखार में कुश्ती लड़ता था, 109 के बुखार में। 102 बुखार में कुश्ती लड़ता था। तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि मतलब जो कुछ है ही नहीं, अभी छोटी मोटी चीजें फर्क ही नहीं पड़ता। अब बीच में कोई बात चल रही थी, किसी ने कोई बोला कि भाई ये चीज़ ये करनी चाहिए थी। देखो क्या होता है, कुछ चीज़ करते हैं आप रोजी रोटी जीविका चलाने के लिए, कुछ चीज़ करते हैं आप लेगेसी के लिए, कुछ चीज़ आप करते हैं कि भाई ठीक है कुछ भी है देखा जाएगा। अब मैं जितनी चीज़ करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि भाई इससे यूथ का फ़ायदा, कोई भी आप मेरे पास काम लेके आओ, चाहे किसी भी काम में सोचता हूँ भाई इसमें समाज का फ़ायदा है, यूथ का फ़ायदा, देश का फ़ायदा, तो कर लो, नहीं छोड़ दो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब मैं एंटी टबैको कैंपेन से जुड़ा, मैंने देखा कि 14-15 लाख हर साल इंसान मरते हैं, और जिसमें से 12 साल से लेके 24 साल के बीच में हर साल 2,65,000 से 3 लाख से ऊपर बच्चों की डेथ होती है, यंगस्टर की, हमारे युवाओं की। तो फिर मैं बड़ा हैरान था कि यार जैसे इवन लेजेंडरी क्रिकेटर हैं या एक्टर हैं जो बड़े बड़े, जिनके पास बहुत पैसा है, वो ये सब प्रोडक्ट ना ना इंडोर्स करे तो बड़ी बात, अच्छी बात है। क्योंकि 2 रोटी खानी जाए 3-5 करें, 2 से 1 पे आ जाएंगे। तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लगा कि भाई जैसे कई नोटेबल एक्टर हैं जो यहाँ पे, जिनका नाम ठीक है, जिनके पास पैसा बहुत है, वो ऐसे इंडोर्स करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा गलत लगा। इवन लेजेंडरी क्रिकेटर दो एक दो को देख के हम बड़े हुए हैं, गुटखा बेच रहे थे, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा वो था कि भाई गलत चीज़ है, ये प्रमोट नहीं करना चाहिए। सरकार तो रूल बनाए, अच्छी बात है, मगर देखो क्या है कि सरकार का एक अपना वो है। आप कोई कोई कंपनी होगी, रूल आएंगे उससे पहले उसका तोड़ निकाल लेते हैं, ये करते। और मैं नहीं सोचता कि सरकार देश चलाती है, संस्कार देश चलाते हैं। सरकार को तो हम चुनते हैं, हम बनाते हैं। हम अपना जो मान लो 1 रुपया कमाते हैं उसका टैक्स भरते, तो पीएम से लेके सीएम से लेके आईएएस से लेके आईपीएस से लेके उनको सैलरी जाती है, तो हम चलाते हैं। जी। हमसे वोट डालना चाहिए, चीज करना चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देश, ये देश पहली माँ है,
इसके लिए आप सोचो, इसके लिए आप करो। मैं उतना काफ़ी चीज़ में कर नहीं पाया। देखो स्पोर्ट्स में मैं टॉप नहीं छुपा, स्पोर्ट्स का टॉप होता है ओलंपिक मेडल। लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस, मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ ढेर सारे बच्चों का जरिया बनूँ, किसी को प्रेरित करूँ किसी तरीके से। युद्ध में ना लड़ने वालों से ज़्यादा योगदान जय बोलने वालों का भी होता है, जो जयकारा लगाते हैं। तो मैं सोचता हूँ उनका जरिया बन पाऊँ, तो उनके साथ मेरा सपना पूरा हो आपने जाएगा। बच्चों को अडॉप्ट भी किया है, उनका उनके पूरा पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स से लेके हर चीज़ का आप पूरा देख रहे हो। देखो करता तो परमात्मा, मैं तो खाली एक पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी यहाँ से वहाँ पहुँचा देता हूँ। कुछ मैंने एक लड़की देखी कि मई जून के महीने में उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। मैंने देखा इसकी मदर नहीं है या फादर नहीं है, तो ऐसे करते करते अब 175 बच्चों की फैमिली हो गई है। मैं किसी से बाहर किसी से 1 रुपया मांगता नहीं, उन्हें लेता हूँ। सतारा में भी एक पूरा सरकारी स्कूल आपने वो उसका रखा हुआ। एक स्कूल किया था, हम वहाँ पे गए थे शूटिंग करने, लोनावाला था या उससे आगे था। तो वहाँ पे देखा उस स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं था, उस स्कूल में कोई चीज़ें नहीं थी, उसमें कुछ नहीं था। तो उसका जरिया बन गया मैं इतना कोई धनवान इंसान नहीं हूँ या आर्थिक वो नहीं, मगर परमात्मा कहीं ना कहीं से कर देता है। मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट रहती है। मैं देखो, जिसने कल दिए वो कल की व्यवस्था करेगा, जिसने चोस दिए चुग्गा भी देगा, चींटियों को नाथे में तो मिल ही जाता कहीं ना कहीं से। तो मैं सोचता हूँ कि भाई वो सही तरीके से करके जाओ। जो अपनी भारतीय कल्चर है, संस्कृति, वो क्या है कि भूख के अनुसार खाना खाना ऊपर करती है, और अपना खाना छोड़ के दूसरे को खिलाना वो भारतीय संस्कृति है। आई बिलीव इन दिस कि भाई वो चीज़ करके जाओ। थोड़े से मैच्योर हुए हैं, थोड़े से समझदार हो रहे हैं। समझदार तो क्या, वो थोड़े अब और पता चल रहा है कि भाई हम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। जब 20s 30s में होता है ना, इंसान सोचता है कि मुझे बहुत कुछ पता है। अब समझ में आ गया भाई कुछ पता ही नहीं है। सच बता रहा हूँ, हर रोज़ ये देखता हूँ कि भाई ये ठीक है या वो ठीक है, और मैं सबकी अच्छाई देखता हूँ। बुराई तो मेरे में भी है, दूसरों में भी है, तीसरों में भी है। लेकिन जब आप पुलिस में थे, आप इतने मेडल्स ला रहे थे, आपकी अच्छाई पुलिस वाले शायद नहीं देख पाए, इसलिए आपको नौकरी से शायद हाथ भी धोना पड़ा। नहीं, मैं नौकरी से मैं सस्पेंड हो गया था एक बार, और बिल्कुल चला गया था। फिर मैं दोबारा आया कोर्ट से, मैं तो छोड़ दिया था क्योंकि एक आप जैसे भाई ने सलाह दिया कि भाई ऐसे जाना गलत है। फिर मैं नौकरी से रिजाइन नहीं ले रहे थे, वो बड़ा मुश्किल से रिजाइन दिया, कई अधिकारी थे। अब मैं जाता हूँ कई बार, जैसे बीच में उन्होंने मुझे ऑफर दिया दिल्ली पुलिस का चेहरा बनने के लिए, वहाँ से मैंने बहुत सीखा। मैं सच कह रहा हूँ, पुलिस की जॉब बहुत थैंकलेस जॉब है और बहुत टफ जॉब है। तो मैंने बहुत सीखा वहाँ से, बहुत कई अच्छे ऑफिसर मिले, और मैं शुक्रगुजार हूँ दिल्ली पुलिस का कि उस वहाँ पे रह के मैंने जो चीज़ सीखी, वो डिसिप्लिन, वो चीज़ें मैं कहीं नहीं सीख सकता। अब सुबह 4 बजे रेड लाइट होगी ना, मैं आपको खड़ा मिलूंगा, तो इसलिए लेट हो गया। वो बच्चा था, वो भगा रहा था, उसको जाना था। मैंने कहा नहीं भैया, दो ये गलत है यार, ये चला लो। चलो बोला ऐसे शाम को पहुँचेंगे। मैंने कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे। तो अब मैं बहुत हर चीज़ बहुत शांति से उससे वो करता हूँ कि चलो ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा। संग्राम भाई, देश विदेश में मेडल्स जीत रहे थे, सिल्वर गोल्ड सब कुछ आ रहा था, फिर ग्लैमर की दुनिया में कैसे आए? सर्वाइवर इंडिया और उसके पहले कैसे एंट्री की वो बताओ आप। देखिए, जब मैं स्पोर्ट्स करता था ना, तब स्पोर्ट्स में पैसे नहीं होते थे, और हमारा टारगेट पता ये नहीं था कि भाई कोई कहीं ओलंपिक में जाना मेडल जीतना, ही था कि भाई इंटरनेशनल हो जाए, नौकरी मिल जाएगी। मतलब वही से ऐसे था शुरुआत में टारगेट। तो एक रेसलिंग पे शो कर बनाने वाले आ गए, तो हम छत्रसाल में कई जगह रहते थे तब। तो रेसलिंग में शो बनाने वाले आ गए, तो वो हर रोज आए। हम बोले नकली कुश्ती करवाओगे, तुम कहाँ लेके जाओगे? मुझसे मजाक करते थे। बाकी रेसलर से मैं थोड़ा दिखने में ठीक था, थोड़े बातचीत में ठीक था। वो मैंने सोचा देख लेते हैं यार, वो एंडमोल और वो सब वो कर रहे थे। मैं गया तो मैंने देखा इतने रेसलर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके बाइसेप्स देखे, मैंने सब कुछ देखा। तो उन्होंने शो का हीरो मुझे बनाया। तब एंडमोल मुझे यहाँ लेके आया, तो ऐसे मस्ती कर रहे थे कि मैं भैया, तब 9-10 हज़ार सैलरी मिलती थी, 8-9 हज़ार। तो मैंने कहा भैया ये इतनी सैलरी, किसी दोस्त ने बोला हम उससे ज़्यादा दे देंगे। फिर मुझे साउथ अफ्रीका लेके गए, वहाँ पे वो शो हुआ, बाकी चीज़ें हुई। फिर मैं प्रोफेशनल रेसलिंग मैच करने लग गया। मुझे पता नहीं था उसका कुछ हैंडमोल रखता, कुछ वो मुझे जैसे वो मैनेज कर देखते। फिर धीरे धीरे एक बार 2012 में वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बन गया, तो फिर टीवी वाले पीछे आने लग गए। फिर मैंने ढेर सारे शो किए, सर्वाइवर किया। सर्वाइवर में ही पायल से मुलाकात हुई थी पहली बार? पहली बार तो एक बार बाहर मिले थे, मगर बात नहीं, मेन मुलाकात सर्वाइवर में ही हुई थी। और हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, अलग हैं, एकदम अलग। तो उनसे मिला, देखा। उधर 11 सेलिब्रिटी थे, 11 कॉमनर थे। तो सर्वाइवर में क्या था कि सब कहते थे आई एम देयर फॉर यू। एक वो मतलब कोई एंटरप्रेन्योर था, मैं स्पोर्ट्स से था, जैसे पायल एक्ट्रेस थी, जेडी मजेटिया था, वो मेरा दोस्त है। तो सब ऐसे ही वो करते थे। फिर मैंने सोचा यार ये सामने तो बड़ी तारीफ करते हैं, और जाते कहते बड़ा नालायक, इससे बचना। तो मैं समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत
देसी गांव के देसी एकदम गांव का प्योर इंसान, मैं शो। सबको बुलाया, भैया तुम ये बताओ तुम्हें से अच्छा कौन है, बोला मतलब अरे मैं तुम सामने तो थोड़ा सा खाना है वो एक दूसरे को खिलाते हो, फिर कहते हो कि बहुत खराब है। वो टॉयलेट करना मैंने सिखाया, जैसे टीम में ऊपर पकड़े टॉयलेट कर रहा था, खड़ा हो गया, मैंने कहा खड़ा हो गया नहीं, हाथ लगा के ऐसे टॉयलेट करते हैं, दातुन के लिए तोड़ता मैं। तो वो जर्नी काफ़ी देखी, काफ़ी वो किया, फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि वो पायल जी से मेरा मिलना हुआ उधर। सब कहते हैं लड़की आपके लिए अच्छी नहीं है, लड़का आपके लिए अच्छा नहीं है, वो जो कहते हैं सामने से वो कही, फिर तब हम मिले, फिर मैं दिल्ली आ गया, तो फिर उसके बाद फिर हम दोबारा मिले। तो 2012 में हम थोड़ा सा ढंग से मिले, एक छोटी सी फिल्म की थी हमने साथ में, तब वो पैसे के लिए वो था, बोला भाई इतने पैसे दे देंगे, मुझे पता नहीं होता था फिल्म क्या है, क्या चीज़ है, क्या करना है वो और मैं बहुत आभारी रहूँगा कि भैया मीडिया वालों ने मुझे बहुत सहयोग किया, उन्हें पता था कि जेन्युइन इंसान है, चाहे स्पोर्ट्स का था, लाइफस्टाइल का था, मुझे बहुत छापते थे, बहुत वो करते थे, बहुत उसके बारे में वो करते थे। तो तब मेरी ऐसे उनसे मुलाकात हुई, ये सब देखा, फिर उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना। देखो, अच्छाई जान के चाहना तो आकर्षण है, कमियां जान के चाहना प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल। और पसंद करना बड़ा आसान है, पसंद करते रहना बड़ा मुश्किल है। तो ज़िंदगी वही है। ये जो फिल्म थी वो की आपने, युवा करके एक फिल्म में कोच का भी किरदार निभाया था। युवा में तो मैं एक गेस्ट अपीयरेंस था, युवा से पहले हमने की थी कोई एक फिल्म थी, नाम भूल गया उसका मैं। तो युवा में मैं और जिमी शेरगिल जी थे, उसमें बहुत छोटा सा रोल था, और डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने हमारे नाम से ऐसा लगा दिया कि भाई फिल्म पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो मगर अच्छा था। इस बीच में सच का सामना, बिग बॉस, ये सब भी आया, कैसी मैंने वेलकम किया, डांस के 12 दिन को डांस नहीं किया, डांस का शो नच किया, बलिए भी गए नच बलिए किया। पायल के साथ। तो ढेर से कई काफ़ी शो, तब तो ढेर शो करता था, जैसे एक शो था फियर फैक्टर, तब वो आया, तब मैं वेजिटेरियन था, बोले भैया मुंह से वो नॉन वेज वगैरह मांस वगैरह उठाना था, तो मैंने मना कर दिया कि भैया ये ठीक नहीं है, शायद नॉर्मली होगा। तो क्या होता है कि वी मैच्योर वी डैमेज नॉट एज, फिर वो पता चलता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है। पायल ने मुझे इसमें मदद किया कि ये सही है, ये गलत है, मैंने ये फेस किया, ये देखा, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो बिग बॉस और कैसा एक्सपीरियंस था बिग बॉस में गए? सलमान खान आपके साथ बड़े मस्ती में और देसी अंदाज में बातचीत करते थे। सलमान जी से मैं पहली बार सेट पे मिला था, वो सेट पे मिला था तो सब देखा मैंने, नो डाउट वो भी देसी थे, मतलब जो जो लगा। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ, जैसे सब पूछे कि कहाँ से आए संग्राम, मुझे जानते? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, ऐसा आपके बारे में मैंने पढ़ा था, न्यूज़ पढ़ी थी। तो ऐसे मैंने उनको बताया, तो बहुत हंसा हो, हंसते से बैठ गया ऐसे नॉर्मली। तो बड़ी मस्ती होती थी उनसे, कैजुअल सी बात होती थी, मस्ती होती थी। जैसे घर में चले गए तब मुझे पता चला कि भाई ये बेल्ट वेल्ट भी बहुत महंगी आती हैं, या कपड़े बड़े महंगे आते हैं। एक ने बताया कि वो एक लड़का था, नाम लूँगा, दोस्त है मेरा, तो वो बोला कि मैंने 2 लाख रुपये शर्ट खरीदा, तो मेरे लिए हैरानी की बात थी कि भाई 2 लाख रुपये का। एक ने बोला कि मैंने ये 40,000 रुपये बेल्ट खरीदी, तो मैं हैरान था, मैंने कहा साला 10,000 रुपये की खा लो भैया, चनंगा घूमता रहो, आदमी चमकेगा। समझ रहे हो ना? तो हम उस और थोड़ा आप तो वहां से देसी एकदम कपड़े लेके गए थे, एकदम सस्ते वाले। सस्ते वाले, जो मैं एंट्री कर रहा था ना, वो टी शर्ट तो होती थी नहीं, तो मैंने वो अखाड़े के बारी को लगती ढेरी लगती थी, वो 30-40 रुपये निक्कर वाला या टी शर्ट वाला, मैं वो कपड़े पहनता था आती। तो एंडी बोलता था ये नकली हैं। अरे मैंने कहा नकली असली क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, जो पहन ले, जो शरीर तो असली है ना। तो वो कहते थे ये कॉपी है दूसरा, अब हमें क्या पता भैया कौन सी कॉपी है, कौन सा क्या है। फिर बाद में पता चला कि ये वो एक वो ये एलवी या ये एच छपाओ, ये इतना महंगा। अब भी मैं देखो बहुत साधारण कपड़े पहनता हूँ, नए बच्चों के जो करते हैं, ये टी शर्ट पहनता हूँ या जूते पहनता हूँ, या वो मैं बहुत साधारण से उसमें रहता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व पे कार्य करो ना, कि जिस पे लोगों करे। अब 10 बॉडीगार्ड लेके चलना, या वो जगह जगह जो आजकल बच्चे स्पोर्टिंग करवाते हैं या एयरपोर्ट पे, उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल, उससे कोई कुछ नहीं। मतलब नहीं। आप अपना असली व्यक्तित्व, स्पॉटिंग तो दिल से होनी चाहिए, आप अपना आपको अपना इज्जत व्यक्तित्व मिले। बड़ा करते जी। रहो। और ये सब कर रहे थे, फिर से आप जिम अपने रेसलिंग की दुनिया में वापस आए, और 2015 में क्योंकि क्या था मैं कि बिना उसके मैंने महसूस किया कि रेसलिंग के बिना मेरा कोई वजूद है नहीं। ढेर सारे एक्टर हैं, ढेर सारे मॉडल हैं, ढेर सारी चीज़ हैं। तो मुझे मौका मिला, मैं 2015-16 में फिर से कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना, दोबारा वापस आया। फिर लॉन्ग मैंने स्टैंडिंग वाला वो था, लास्ट स्टैंडिंग वाला, लास्ट सॉरी, मैन स्टैंडिंग वाली लास्ट मैन बाउट की स्टैंडिंग, थी मतलब मैंने। उसमें तो तो ये रहता है कि आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार रहा कि मैं मिट्टी कुश्ती से मैंने स्टार्ट किया, मैट पे देश के लिए खेलने का मौका मिला, WWE टाइप भी करने का मौका मिला, प्रोफेशनल रेसलिंग। फिर 3-3 मिनट के 6 राउंड जो डिफेंड करने का मौका मिला।
अब एमएमए है वो भी करने का मौका मिल गया, कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तो क्या है कि वो जो चीज़ें चल रही है ना, मैं तो सिर्फ एक उसमें हूँ कि भाई जब जब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता ना, तो मैं सोचता हूँ कोई बड़ी चीज़ हो रही है। अगर हमें लंबा कूदना है ना, तो 2-4 कदम पीछे हटना ही पड़ता है, फिर छलांग लगानी पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल मैं कोई लंबा फिर कूदने वाला हूँ, अभी चुपचाप बैठा हुआ हूँ, 1-2 कदम पीछे जा रहा हूँ, तो फिर आगे कहीं जाऊँगा। वो जो लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला होता है, दर्शकों को बता दूं कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि अगर आपकी इस जी, दौरान रेसलिंग के दौरान मौत लास्ट हो मैन गई तो आपकी स्टैंडिंग में जिम्मेदारी हो गई। एमएमए में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भैया इस दौरान अगर आपकी डेथ भी हो गई तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, वो उसमें आप 2 बार जीते हो। और जिम्मेदार आप हो। और तुक्का लग गया, जीते हैं। अरे तुक्का क्या मगर लगा? क्या, तो देखो हर चीज़ का तुक्का ही होता है। कहते हैं ना कि वो वो मालिक मेहरबान, गधा पहलवान, तो मैं तो गधा हूँ भैया, वो जहाँ पे लगे वो ठीक है। 2015 में, 2015 में डब्ल्यूडब्ल्यूपी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में आप जीते। जी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आपको पार्लियामेंट में सबसे जी, मिलवाया उन्होंने। जब मुझे मौका मिला प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का, और मुझे मौका मिला तो ढेर सारे हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब से लेके सबसे मिलने का, तो उनसे मिलके उनको जाना, उनका देखा, अनुभव देखा, तो वो भी बहुत अच्छा था। उस टाइम मेरी आँख पे चोट लगी हुई थी, चश्मा पहने गया था, क्योंकि आँख वो मास साव दिख रहा था उसका। और किसी ने ऐसे ही कपड़े दे रखे थे डिंग चेक से। अब देखता हूँ तो कि भैया, मैं सोचता हूँ कि पीएम साहब भी तो सोचें कितना बड़ा बेवकूफ़ है, बेल्ट को हम एक लॉन्ड्री बैग या ऐसे कुछ ले गए थे, तो पता ही नहीं होता तब कि भाई कहाँ से क्या है। क्या बोला था उस समय प्रधानमंत्री साहब ने आपको? उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बोली थी, मेरे गांव का कुआं तक मुझे बता दिया था। तो बहुत इंस्पायरिंग था कि इतनी इस लेवल पे जाके इंसान जब इतनी डिटेल में आपके बारे में जानकारी रखता है या जानकारी करता है, तो ही डिजर्व फॉर दिस पोस्ट। और वो इंस्पिरेशन है कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, और आज वर्ल्ड के वन ऑफ द एक बहुत प्रभावी इंसान है, मतलब वर्ल्ड वाइड, तो कितनी एक इंस्पिरेशन है। 2022 में आपने शादी की, काफ़ी वक्त लिया, मतलब दोनों एक दूसरे को वक्त दे रहे थे समझने का। देखो सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि आ, कुछ न कुछ हो रहा था कि हम शादी कब कर रहे थे। फिर मुझे पता चला कि भाई पायल मदर नहीं बन सकती, माँ नहीं बन सकती। और आपने पूरा सपोर्ट किया, उसमें साथ दिया। फिर मैंने कहा भाई अब शादी करते हैं। फिर मैंने शादी किया। मैंने कहा भाई क्या फ़र्क पड़ना है इससे, बच्चे हो नहीं अडोप्ट कर सकते हो नॉर्मली। हालांकि मैं जिस कल्चर से आया हूँ, मेरे माता पिता बोलते हैं कि अडोप्ट नहीं करना चाहिए भैया, खुद वो करो, ये करो, वो करो। लॉकअप में कंगना के सामने उन्होंने इस बात को जाहिर किया और ये भी बताया कि आपने सपोर्ट किया, और यही असली इंसान की क्वालिटी है कि आपने दुख सुख सब जगह साथ दिया। क्या होता है कि अब भी देखो, दो बर्तन रहेंगे, आवाज़ तो आएगी। अब पायल जी कोई फील करते हैं तो वो कोई वीडियो भी बना देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो मैं देखता हूँ, कोई बोलता है कि भाई ये चीज़ है, क्योंकि वो क्या है कि आप मना नहीं करते, आपके इतने दिल से इतने प्योर आदमी हो, देसी आदमी हो, अपनी पर्सनल लाइफ और आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, हम बहुत ज़्यादा प्राइवेट लोग हैं। सुनो तो, हाँ। वो ये फर्श अच्छा हुआ ना, वो दिखाएंगे। जो यहाँ पे थोड़ा सा होगा ना गंदगी, वो दिखाएंगे भैया इसको साफ होना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैंने देखा भाई गलत तो ये भी नहीं है, ये भी अलग है। तो शुरुआत में मैंने बोला कि भैया गलत है, ये नॉर्मली वो कर लो, उनको जो करना, मैंने कहा करने दो यार, इनको भी तो खुश रहने का अधिकार है। जो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसी है तो उनकी भी ऐसी होनी चाहिए। तो वो कई डालें, कोई कुछ स्टोरी करे, कोई कुछ करे, कोई ये करे, वो करे। तो मैंने कहा चलो सही बात है। देखो क्या है कि मैं आजकल के बच्चों को ये समझाना चाहूँगा, चाहे आप एक लड़की से शादी कर लो, एक लड़के से शादी कर लो, 1000 से कर लो, सब बराबर है। आपको रिश्ता बना के रखने के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अपने विचारों से, अपने आचरण से, या अपने हर चीज़ से। और मैंने पायल को ये समझाया कि भाई देखो, ज़्यादा पैसे होना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे तो आज कमा लूँगा, मुझे मैं सोशल मीडिया पे वन ऑफ द नॉन क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा यूथ फॉलो करता है मुझे। हर रोज़ गुटखा, कोल्ड ड्रिंक आप देखोगे ना, वो भरे भरा पड़ा रहता है बैटिंग ऐप वालों का। मैंने कहा इज्जत से 2 पैसे कमाना बड़ी बात है भाई। तो फिर मैंने उनको समझा कि भाई बात ये नहीं है कि अब ये आपको ये चीज़ छोटी लगती है, बड़ी लगती है। पैसा तो हम और भी कमा लेंगे, मगर जो क्वालिटी टाइम है ना, ये लम्हा, ये उम्र है, फिर नहीं कमा पाएंगे। और वो नो डाउट पायल जी का जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो बहुत, उनके फादर आईआईटी कानपुर टॉपर रहे हैं, उनके वो खुद गुजरात बोर्ड टॉपर है, उनकी मदर हेड मास्टर है, उनका ब्रदर इंजीनियर है। तो सारे मुझे बोलते थे संग्राम थोड़ा पढ़ ले ठीक हो जाता। आज दूसरी बात है कि जहाँ जहाँ पढ़ते हैं चीफ गेस्ट बन के स्पीच देता हूँ मैं। तो उनका वहाँ पे घर बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम रहते, एक छोटा पेंटा हाउस है, होगा वो 2300-2400 स्क्वायर फीट का, जितना टेरिस पेंट है। हाउस मुंबई में तो अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं है। तो वो पीछे वो ये होना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है भैया, होना चाहिए। अब कोई
मौका मिलेगा कोई चीज़ आएगी फिर कर लेंगे, अब गलत तो चीज़ करनी नहीं है। लेकिन जो आपका वो था कि परिवार के लोग, खासकर आपके परिवार के लोग चाहते हैं कि अडॉप्ट ना करें। क्या परिवार बढ़ाने के बारे में आप लोग कैसा सोच रहे हो? देखते हैं, अगर अडॉप्शन करना अडॉप्शन कर लेंगे, नहीं तो फिर सरोगेसी भी हमने देखा है थोड़े लो थोड़े चेंज हो गए हैं, तो उसके हिसाब से भी सोच रहे हैं कि वे कर सकते हो। आपके जो फैन्स हैं, आखिरी सवाल ये है कि आपके जो फैन्स हैं, वो चाह रहे हैं कि अब फ़िल्मों में या नए शोज़ में वो कब दिखोगे आप? क्या चीज़ें आने वाली हैं? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एक फ़िल्म किया था अभी, वहाँ पे सीएम साहब मेरे दोस्त होते थे, खट्टर साहब। एक वो फ़िल्म की थी हमने, वो फ़िल्म अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई है, एक एक ओटीटी ने उसको खरीदा। अब मैं एक अच्छी फ़िल्म कर रहा हूँ, वो फ़िल्म का नाम बताइए जिसको अवार्ड मिला है? अभी नॉमिनेट हुई है, उसका नाम था उड़ान, उड़ान ज़िंदगी की, अभी मैंने किया था। एक एक लड़का होता है बहुत एस्पायरिंग, जो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, तो हम पहले शूट करने वाले थे, लड़का था एफटीआई पास आउट, उसका डायरेक्टर था। 2-3 वहाँ के हमने सॉन्ग किए थे। अब मैं बाकी चीज़ें कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक अच्छे नोटेबल डायरेक्टर के साथ फ़िल्म कर रहा हूँ, जो वो उसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बड़ा है मगर इम्पोर्टेंट है। बाकी ये दोस्ती यहाँ सबसे है। अब मेरे जैसा इंसान क्या है कि वो किसी को बोलता है नहीं। अब मैं देखता हूँ कि मैंने ओवर द टाइम बहुत मेहनत की है, अपनी आवाज़ से लेके अपनी कला को निखारने से लेके बहुत मेहनत की है। अब कई क्या है कि वो कहते हैं कि टाइम होगा तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। अब मैं काफ़ी डायरेक्टर हैं जिनको मैं जानता हूँ बहुत, मगर मैं किसी को बोलता नहीं कभी काम के लिए। वो है ही नहीं कि अभी ये कर दो या कर दो, मैं मतलब ना कभी आपको किसी ज़रूरत भी नहीं है, ना ना बोलता बोल। ना कहता, तो परमात्मा ने चाहा वो चीज़ हो जाएंगी। मेरा मानना ये है कि मेरे जैसा इंसान आगे आएगा तो ढेर सारे घरों में चूल्हा चौका जलाने का जरिया बनेगा। टीवी के मैंने ढेर सारे शो किए, तो मैं कई प्रोड्यूसर को जानता हूँ, तो मैंने कई बच्चों के लिए फ़ोन किया, आज वो बच्चे टीवी में स्टार हैं, मतलब जिनका हम जरिया बना। तो देखता हूँ, तो बाकी यही है कि भैया जो भी यूथ आता है, जो भी आता है, कि कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी, मुकाबला अपने आप से है, कोशिश करते रहो। कहते हैं ना, जब एक रस्सी पत्थर पे निशान कर सकती है तो हम तो इंसान है, बिल्कुल। वी कैन डू एनीथिंग। लगे रहो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, स्टे हम्बल, एम हाई। आखिर आखिरी में आपके लिए संघर्ष सबसे बड़ा इस जर्नी का क्या रहा और सक्सेस क्या है? संघर्ष मेरे लिए सबसे बड़ा इस जर्नी का रहा कि भैया मैं अपने दिमाग पे विजय पाना, अपने विचारों को पे विजय पाना, वो मैं पा नहीं रहा था। जब मैं बीमार था तो मैं सोचता था इन चीज़ पे, जब मैंने उस पर ओवरकम किया, अपने माइंड पे विजय पाई, प्राप्त किया, उसके बारे में सोचा, तो मेरे लिए वो संघर्ष भी वही था और विजय भी वही है। बाकी ये चीज़ें तो आएंगी जाएंगी, सफलता असफलता ये सब चलता रहेगा। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नई चीज़ ऐसी करें जिससे ढेर सारे जो हमारे युवा दोस्त हैं उनको फ़ायदा हो। और मैं सबको ये कहूँगा कि भैया मुंबई आते हो, कोई काम छोटा नहीं है, आप एक्टर बनो, एक्ट्रेस बनो, अच्छी बात है, मगर गलत रास्ते मत जाओ कि देखिए वो एक्टर ये कर रहा है। सूर्य अलग है, चांद अलग है, हर फल का स्वाद अलग है, तो आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके साथ है। हार्ड वर्क करो, गलत संगत में मत आओ, नशे से दूर रहो, अच्छी अपनी सेहत पे काम करो।